नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। क्राइम की दुनिया में हर दिन गुनाह का कोई ना कोई नया चेहरा, नई साजिश और नया खुलासा सामने आता है। कहीं सरहद पार से देश की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश होती है, तो कहीं कानून के शिकंजे में आते हैं वो नाम जिनका खौफ कभी क्राइम की दुनिया में कायम था। वही सिस्टम में बैठे कुछ लोगों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। तो आज के गुनहगार में बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया इस साजिश को। राजस्थान के बीकानेर में ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश का खुलासा हुआ। इसके बाद बात करेंगे झारखंड के उस कुख्यात नाम की जिसने क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। और आखिर में बात होगी लखनऊ की, जहां रिश्वतखोरी के आरोपों में फंसे जेई और एक कर्मचारी की मुश्किलें बढ़ गई। तो शुरू करते हैं गुनाहगार। सबसे पहले देखिए बीकानेर में सरहद पार की साजिश का पूरा खुलासा, जिसमें ड्रोन के साथ 11 पिस्टल और करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की गई है। आखिर सरहद पार से कौन चला रहा था इस तस्करी के नेटवर्क को और कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने साजिश को नाकाम किया, देखिए गुनहगार में यह खास रिपोर्ट। सरहद पार से चली एक खतरनाक साजिश, एक ऐसा प्लान जिसमें हथियार और नशे की खेप को भारत की जमीन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले कि ये साजिश अपने मकसद में कामयाब होती, सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे खेल को बिगाड़ दिया। राजस्थान के बीकानेर जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी खाजूवाला क्षेत्र में बीकानेर पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में सफलता पाई है। इसे पुलिस की नार्को आर्म्स सिंडिकेट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। ऑपरेशन शॉकवेव चलाया गया, जिसके अंतर्गत इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। ड्रोन के द्वारा खाजूवाला थाना क्षेत्र के 8 KYD में ये टॉपिंग की गई थी। इस टॉपिंग में कुल 10 किलो हेरोइन, जो कि टॉप क्वालिटी अफगानिस्तान की मेड हेरोइन, और साथ ही साथ 11 अत्याधुनिक हथियार हैं, जिसमें 2 जेगाना पिस्टल हैं, 4 ग्लॉक हैं और 5 अन्य चाइनीज नॉरिंको वेपन्स हैं। कुल 22 मैगजीन्स हैं और लगभग 100 के आसपास कारतूस हैं, जो इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। एक व्यक्ति वीरेंद्र सिंह, जो कि पाली का रहने वाला है, उसे मौके से डिटेन किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी अब डाली जाएगी। आगे का नेटवर्क इसमें जो है वो प्रथम दृष्टया पंजाब साइड का जानकारी में आया है, जिसमें कि जो किंग हैंडलर है वो पूर्व में फरीदकोट जेल में था, फिलहाल उसने बठिंडा जेल में अपना जेल ट्रांसफर करवाया। और उसी का एक अन्य भाई है, जो कि इस पूरे प्रकरण में उन दोनों का नाम सामने आया है। पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में जिला पुलिस साइबर सेल प्रभारी, DST टीम और स्थानीय SHO खाजूवाला और उनकी पूरी टीम जो है वो शामिल रही। लगातार इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन शॉकवेव के तहत पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई करीब 50 करोड़ रुपए की 10 किलो हेरोइन, 11 ऑटोमेटिक हथियार, 22 मैगजीन और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस को पहले से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ और हथियार भारतीय सीमा में गिराए जाने वाले हैं। वहीं जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और ड्रोन ड्रॉपिंग के तुरंत बाद खेप को इंटरसेप्ट कर लिया। साथ ही कार्रवाई में पाली के रहने वाले वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में शामिल और आरोपियों की पहचान कर उन्हें नामजद किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस अंतर्राष्ट्रीय नार्को आर्म्स सिंडिकेट के तार पंजाब तक जुड़े हुए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है। कुल मार्केट की
अनुमानित कीमत यदि इनकी माने तो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अनुमानित कीमत है। और निश्चित तौर पर जो हथियार जिस मात्रा में, जिस संख्या में हथियार आए हैं और जिस प्रकार के जो हथियार हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना होने से टाली गई है। और पंजाब में इनकी सप्लाई होनी थी। 15 अगस्त से पहले इस प्रोएक्टिव कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया। हमने इसका नाम ऑपरेशन शॉकवेव रखा और फिलहाल प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम पूछताछ अनुसंधान जारी। हीरोइन कौन सी थी, कहाँ से आई थी, मतलब कौन सी मेड थी और हथियार कौन से? हेरोइन जो है कुल 10 किलोग्राम सीज की गई है, जो कि 999 मार का अफगानिस्तान में एक हेलमेट करके एक जगह वहाँ से बनी हुई जो है ये जानकारी हमारे सामने आई। करीब 10 किलो हीरोइन की बरामदगी ने नशे के उस काले कारोबार की तस्वीर भी सामने रख दी, जिसके तार अक्सर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े पाए जाते हैं। हीरोइन जैसी खतरनाक नशीली चीजें सिर्फ एक सामान नहीं होती, इनके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है। एक तरफ सीमा पार बैठे लोग इस कारोबार को चलाते हैं, तो दूसरी तरफ देश के अंदर मौजूद लोग इसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस नेटवर्क का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका असर समाज और युवाओं पर पड़ता है। यही वजह है कि जब भी नशे और हथियारों की खेप पकड़ी जाती है तो जांच सिर्फ बरामदगी तक सीमित नहीं रहती। एजेंसियां उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चलाने में मदद करती हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम कड़ी हैं। राजस्थान के बीकानेर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि ये उस बदलते क्राइम की तस्वीर है जहां अपराधी अब नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जहां तस्करी के लिए इंसानी नेटवर्क और छिपे हुए रास्तों का सहारा लिया जाता था, वहीं अब तकनीक को हथियार बनाकर देश की सीमाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इस बार तरीका था ड्रोन। एक ऐसा ड्रोन जिसके जरिए सीमा पार से हथियार और नशे की खेप भेजने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस कोशिश को पकड़ लिया। ऑपरेशन शॉकवेव बीकानेर पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया गया, उसके तहत 10 किलोग्राम जो हेरोइन है वो जब्त की गई और 11 विदेशी पिस्टल, मई 22 मैगजीन और 100 कार्टिज के करीब जिंदा कारतूस इसमें बरामद किए गए हैं। और हेरोइन का जो कीमत है वो 50 करोड़ के लगभग है। और जो ये सारे ऑटोमेटिक वेपन है, इसमें ग्लॉक पिस्टल है और दूसरी चाइनीज मेड जो वेपन है उसमें भी है। और इसमें जो पूरी जो डीएसटी टीम बीकानेर की और पुलिस अधीक्षक बीकानेर के नेतृत्व में काम करके और इसने एक बड़ी कार्रवाई इसमें की है। और ये जो हेरोइन जो है वो अफगानिस्तान के यहाँ से 999 मार्क का अफगान से बनी हुई है, वहाँ से लाई गई थी। और इसमें जितनी भी जो एक व्यक्ति इसमें दस्तयाब डिटेन किया गया और बाकी के लिए जो भी इसकी चयन है, कहाँ इसकी सप्लाई, कहाँ कौन कौन जो है, वो सारे प्रथम सूचना रिपोर्ट में और नामजद करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये निरंतर जो कार्रवाई जो है वो ड्रग्स के खिलाफ और वेपन के खिलाफ रेंज के द्वारा जारी है। और इससे पूर्व भी बीकानेर पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन नीलकंठ चलाया गया था, उसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ जिला बीकानेर की तरफ से की गई हैं। नशे की एक खेप कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। युवा इसकी चपेट में आते हैं और अपराधी गिरोह इस कारोबार से करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जब भी नशे की बड़ी खेप पकड़ी जाती है तो जांच सिर्फ उस सामान तक सीमित नहीं रहती। एजेंसियां ये जानने की कोशिश करती हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, पैसा कहां से आ रहा है, सप्लाई कहां से हो रही है और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था। बीकानेर मामले में गिरफ्तार आरोपी अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे जरूरी कड़ी हैं। उससे पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हथियारों और नशीले पदार्थों को पहुंचाने की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। बीकानेर में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर इस खतरे की ओर ध्यान खींचा है। इस कार्रवाई को बीकानेर पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के जरिए सिर्फ एक खेप को नहीं पकड़ा गया, बल्कि सीमा पार से चल रहे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
बीकानेर की इस कार्रवाई ने सरहद पार से चल रही साजिश को नाकाम कर दिया। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी हैं, लेकिन क्राइम की दुनिया की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बात करेंगे झारखंड के उस कुख्यात नाम की जिसकी पहचान क्राइम जगत में खौफ के तौर पर बनी हुई थी। सुजीत सिन्हा एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। लंबे समय तक पुलिस के लिए चुनौती बना रहा यह नाम एनकाउंटर के बाद एक बार फिर चर्चा में है। आखिर कैसे एक अपराधी ने खड़ा किया अपना नेटवर्क, किन मामलों में सामने आया उसका नाम और कैसे खत्म हुआ क्राइम की दुनिया का यह सफर, देखिए रिपोर्ट। क्राइम की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक शख्स की पहचान नहीं रहते, बल्कि पूरे क्राइम नेटवर्क की कहानी बन जाते हैं। झारखंड के क्राइम जगत में सुजीत सिन्हा भी ऐसा ही एक नाम रहा, जिसका जिक्र होते ही पुलिस रिकॉर्ड, गैंग नेटवर्क, रंगदारी और कई गंभीर मामलों की चर्चा शुरू हो जाती है। एक ऐसा नाम जिस पर पुलिस की नजर लंबे समय से बनी हुई थी और जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई। सुजीत सिन्हा का नाम झारखंड के उन कुख्यात नामों में शामिल रहा जिसने क्राइम की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। लेकिन क्राइम की दुनिया में चाहे किसी का दबदबा कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून की कार्रवाई से हमेशा बच पाना आसान नहीं होता। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। राज्य में उनकी दहशत से व्यापारी वर्ग खासा परेशान था, क्योंकि उसने रंगदारी का आतंक मचा रखा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो कभी यूपी के गैंगस्टर अमन सिंह के साथ जुड़ा रहा, जबकि हाल के सालों में उसका नाम पाकिस्तान में छिपे गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क से भी जुड़ता रहा। सुजीत सिन्हा पलामू जिले का रहने वाला था और झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड में राज्य के सबसे सक्रिय संगठित अपराधियों में शामिल था। बता दें कि सुजीत सिन्हा का आपराधिक नेटवर्क झारखंड के कई जिलों में फैला हुआ है। उस पर रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और पलामू समेत कई जिलों में रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट और गैंग ऑपरेशन से जुड़े 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले पलामू जिले में ही उसके खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक सुजीत सिन्हा नामक जो बंदी था उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर इसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः कि किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ, चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई एफएसएल टीम और बाकी जो एसओपी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है ये अभी कहना मुश्किल है। काउंटर कहाँ की पुलिस की? ये जो टीम वहाँ से साहिबगंज की टीम आ रही थी, साहिबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था न्यायालय के आदेश से, और वो धनबाद जेल इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, किस गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था? इस जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियाँ थी उसको दूसरी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो उसके साथ कितना गाड़ी था? मैंने एक ही वाहन था कि दो वाहन था? स्कोर्ट में था, स्कोर्ट में आगे पीछे गाड़ी स्कोर्ट में लगी हुई थी। वहीं झारखंड में क्राइम की दुनिया लंबे समय से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है। अलग अलग इलाकों में कई गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी क्राइम नेटवर्क के बीच सुजीत सिन्हा का नाम भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। पुलिस जांच को उसका नाम कई मामलों से जुड़ता गया और देखते ही देखते वो झारखंड के चर्चित अपराधियों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि क्राइम की दुनिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए अपराधी अक्सर डर और दबदबे का सहारा लेते हैं। पहले छोटे स्तर पर शुरू होने वाले जुर्म
धीरे धीरे बड़े नेटवर्क में बदल जाते हैं। इसके बाद अपराधी अपने साथ कई लोगों को जोड़ लेते हैं और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लेते हैं जिसे तोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। सुजीत सिन्हा के मामले में भी पुलिस की जांच का सबसे बड़ा फोकस उसके पूरे नेटवर्क तक पहुंचना रहा, क्योंकि किसी भी बड़े क्राइम नेटवर्क के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, बल्कि कई लोग अलग अलग रोल निभाते हैं। यही वजह है कि पुलिस जब किसी कुख्यात अपराधी पर कार्रवाई करती है तो सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करती है। सुजीत सिन्हा का नाम तब और ज्यादा चर्चा में आया जब उसके खिलाफ लगातार कई आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आने लगी। क्राइम की दुनिया में बड़े नाम अक्सर अपने प्रभाव और डर के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा मजबूत होता है वैसे वैसे ऐसे नेटवर्क कमजोर होने लगते हैं। सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर उसके क्राइम रिकॉर्ड और नेटवर्क की चर्चा शुरू हो गई। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि उसके साथ जुड़े लोग कौन थे, उसका नेटवर्क किन इलाकों तक फैला था और क्या उसके गिरोह के दूसरे सदस्य अभी भी एक्टिव हैं। क्योंकि क्राइम की दुनिया में एक अपराधी का अंत पूरे नेटवर्क का खात्मा नहीं होता। कई बार उसके पीछे मौजूद लोग दोबारा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुलिस की असली चुनौती होती है कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करना जो क्राइम को बढ़ावा देती है। सुजीत सिन्हा की कहानी भी इसी बात को दिखाती है कि क्राइम की दुनिया में बनाया गया दबदबा ज्यादा समय तक कायम नहीं रहता। एक समय जिस नाम की चर्चा खौफ और गैंग नेटवर्क के कारण होती थी, वही नाम आज पुलिस कार्रवाई और जांच का हिस्सा बन चुका है। झारखंड में संगठित क्राइम पर लगाम लगाना पुलिस के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में किसी बड़े अपराधी पर कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को रोकना नहीं होता, बल्कि उन लोगों तक पहुंचना होता है जो पर्दे के पीछे रहकर क्राइम नेटवर्क को चलाने की कोशिश करते हैं। सुजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज मामलों की लंबी सूची ने उसे पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात नाम बनाया। जांच एजेंसियां लगातार इस बात का पता लगाने में जुटी रहीं कि उसका नेटवर्क किस तरह काम करता था, उसके संपर्क किन लोगों से थे। वहीं क्राइम की दुनिया में नाम बनाना आसान लग सकता है, लेकिन उस नाम को कानून से बचाकर लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होता। हर अपराधी के पीछे कानून की नजर होती है और समय आने पर कार्रवाई होती है। सुजीत सिन्हा की कहानी भी यही बताती है कि क्राइम की दुनिया में बनाया गया डर और दबदबा हमेशा के लिए नहीं रहता। आखिरकार कानून की कार्रवाई के सामने हर क्राइम नेटवर्क को कमजोर होना पड़ता है। एक नाम जिसने झारखंड के क्राइम जगत में अपनी पहचान बनाई, एक नेटवर्क जिस पर पुलिस की नजर रही और एक कार्रवाई जिसने एक बार फिर मैसेज दिया कि क्राइम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून की पकड़ से हमेशा बचा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जो सुजीत सिन्हा की क्राइम कुंडली ने झारखंड की क्राइम जगत की कई परतें खोल दी हैं। 60 से ज्यादा मामलों में नाम सामने आने वाला ये कुख्यात चेहरा अब एनकाउंटर के बाद एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन क्राइम की दुनिया की एक और बड़ी खबर अभी बाकी है। अब बात करेंगे तीसरी रिपोर्ट की, जहां लखनऊ में रिश्वतखोरी के आरोपों में फंसे जेई और कर्मचारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स से ज्यादा प्रॉपर्टी की जांच अब शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी कुर्सी, सरकारी अधिकार और उस अधिकार के दम पर लाखों रुपए की डील। लखनऊ से सामने आई ये कहानी सिर्फ रिश्वत लेने के आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तरीकों की भी परतें खोलती है जिनके जरिए सरकारी कामों के नाम पर मोटी रकम वसूलने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार पूरा खेल उस वक्त पलट गया जब विजिलेंस की टीम ने पहले से जाल बिछा रखा था और जैसे ही पैसों का लेन देन शुरू हुआ, पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर दी। बता दें, मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA से जुड़ा है। आरोप है कि एक बन रहे मकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के बदले 15 लाख रुपए की मांग की गई थी।
शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कई दिनों तक जानकारी जुटाई। जब शुरुआती जांच में शिकायत सही मिली, तब पूरी प्लानिंग बनाकर ट्रैप लगाया गया और एलडीए के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और एक निजी व्यक्ति श्रवण कुमार पर बन रहे मकान पर कार्रवाई न करने के बदले 15 लाख रुपए लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई इतनी तेज थी कि आरोपियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरी रकम मौके से बरामद कर ली गई। विजिलेंस की जांच में ही सामने आया था कि आरोपी रिश्वतखोरी का ये खेल लंबे समय से कर रहे थे। इन सभी ने लाखों करोड़ों का खेल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने वसूली का पूरा खेल कबूला है। यही नहीं, कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस तरह के गिरोह चलाते हैं। मतलब इस तरह के कई अलग अलग गिरोह बने हैं जिसमें कुछ अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिए शामिल हैं। पहले शिकायत की जाती है और फिर वसूली के लिए दबाव बनाया जाता है, जिसमें ज्यादातर लोग रकम देने पर मजबूर होते हैं। वहीं अब इस गिरफ्तारी के बाद मामला सिर्फ रिश्वत लेने तक सीमित नहीं रहा। विजिलेंस ने अब जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। आरोपियों के बैंक अकाउंट की जांच शुरू कर दी गई है। उनके लेन देन का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उनके नाम पर और परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ भी ये भी देखा जा रहा है कि उनकी डिक्लेयर्ड इनकम और वास्तविक संपत्तियों में कितना अंतर है। वहीं लखनऊ में हुई इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि शिकायत मिलने पर जांच एजेंसियां हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल तीनों आरोपी कानून की गिरफ्त में हैं और विजिलेंस पूरे मामले से जुड़े हर दस्तावेज, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हर संपर्क की बारीकी से जांच कर रही है। तो इसी के साथ गुनहगार में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।